हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपने इसके पहले के जो हमारे प्रीवियस सेशंस जो है, हमारे 7 सेशन जो है इंपॉर्टेंट हमने अपलोड करा दिए सुपर एमसीक्यू सीरीज के। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट के लिंक मैंने प्रोवाइड किए, उसको आप क्लिक करेंगे तो सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है प्रीवियस वो एक ही प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको प्रीवियस सेशन का जो आंसर है, जो हमने क्वेश्चन पूछा था हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में, क्लास नंबर 7 में, उसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। उसका क्या क्वेश्चन का आंसर हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। एंड जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड टू अ टी फ्लिप फ्लॉप बाय कनेक्टिंग। एक अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, जैसे हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसको अगर हमें टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। हम लोग क्या करेंगे, जे और के टर्मिनल्स को इक्वल कर देंगे, सेम कर देंगे, ठीक है, सो दैट हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जाके देखिएगा। बुलियन अलजेब्रा के हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है हमें उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है। उनका नाम है अमित कुमार, रूपाली आनंद, मंदार ईसा सरे, शिव, करिश्मा खानम, प्रमोद पाल, दीपक गुप्ता, देवमान आर्या, सईद सेकुलर रहमान, विकास कुमार। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया, बट वो काफ़ी लेट हो गए, ठीक है। बट आपको, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। जो टॉप 10 अर्ली स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं उनका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यूपीपीएससी जे के एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हालांकि ये काफ़ी कॉमन है। टेक्निकल क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 20, रीजनिंग 20, हिंदी 10, ऐसे मिलाते 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। कंपोजिट टाइमिंग रहने वाला है 3 आवर्स का। आपको जनरल अवेयरनेस की जो हमारी सीरीज़ है सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 अगर आपने नहीं देखा होगा, जो हमने हमारे नए चैनल कोचिफाई पे ऑलरेडी शुरू कर दिए, तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। और रीजनिंग का जो हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाले थे, उसका हम लोग एक अल्टरनेटिव, एक मैराथन सेशन हम लोग कर सकते हैं रीजनिंग का, ठीक है। वो आप उसकी चिंता ना मत करें कि हम लोग आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि मैराथन सेशन में जिस टाइप के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में हमने एनालाइज किया, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं इस यूपीपीएससी जे के लिए, हम लोग एक मैराथन में वो सारे सेशंस में कवर करा देंगे, सो दैट हम लोग टेक्निकल सेशन के ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर सेशन वाइज चाहिए तो वो भी हम लोग उसको रीजनिंग के सेशन हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द वेरिएशन एज पर द आई रूल्स ऑफ सेफ्टी एज अलाउेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितनी अलाउेबल फ्रीक्वेंसी है हमारी एज पर द आई रूल्स 1956। इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, वो है हमारा 50 हर्ट्ज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिए। काफ़ी बार पूछा जा सकता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है। 50 हर्ट्ज हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हमारा प्लस माइनस 3% का अलाउेबल टॉलरेंस है एज पर द आई रूल्स 1956। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया था, ठीक है, जो कि अमेंड हुआ था 25 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो प्लस माइनस 3%, तो 50% का 1% कितना होगा 0.5, और 3% कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो प्लस माइनस 1.5, दैट मीन्स हमारी रेंज क्या बनेगी इसकी, 48.5 से लेके हम लोग 51.5 हर्ट्ज के बीच में जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस रेंज में हम लोग फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है, एज पर द आई रूल्स। तो ये हमारा 3% का अलाउेबल फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस है। दैट मीन्स 48.5 भी हमें चलेगा, 51.5 हर्ट्ज तक हम लोग, ये हमारी रेंज है, इस रेंज में हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको आई रूल्स का एक शॉर्ट फॉर्म, हालांकि हमने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया है हमारे चैनल पे, आई रूल्स और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बट मैं आपको एंड ऑफ दिस सेशन में एक स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट आई रूल्स को मैं एक बार ब्रीफिंग करा दूंगा, सो दैट आपको इसी सेशन में आपको सारे जो आई रूल्स हैं आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। इन अ वायरिंग सिस्टम चीपेस्ट एंड सिंपल मेथड इज
डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम रहती है हमारे पास, ठीक है। उसमें से सबसे सस्ती और सबसे सिंपल मेथड कौन सी, चीपेस्ट बोला है, और सिंपल मेथड कौन सी है, क्लेट वायरिंग, बैटन वायरिंग, लीड कंसील्ड वायरिंग या फिर वुडन केसिंग केपिन वायरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्लेट वायरिंग इज अ सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग। सबसे पहले तो आप क्लेट वायरिंग देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया हमारी क्लेट वायरिंग, ठीक है। इसका इमेज में आपके लिए रेफरेंस के लिए इंक्लूड किया सो दैट आप इसको माइंड में रख सको। ये हो गया हमारे क्लेट वायरिंग, काफ़ी सिंपल है और चीपेस्ट है। CTS और TRS का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने डाल के रखा है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। केबल टायर शीथेड और टफ रबर शीथेड, ये हमारा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ये बैटन टाइप ऑफ वायरिंग में इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास PVC वायरिंग करते हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड के पाइप्स थ्रू हम लोग केबल्स को रन करते हैं। TRS CTS टफ रबर शीथर या फिर केबल टायर शीथर के वायरिंग्स आती है हमारे पास, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लीड शीथर वायरिंग्स है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में केसिंग केपिंग, ये भी हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, केसिंग और केपिंग, ठीक है। ये होगी हमारी केसिंग और ये होगी उसके ऊपर की केपिंग। केसिंग केपिंग वायरिंग रहती है। कंड्यूट वायरिंग, ये हमारे लैब्स में या फिर हमारे वर्कशॉप्स में आप इस तरीके की वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट, दैट मीन्स ये अगर हमारी वॉल होगी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर हम लोग ये पाइप्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जूम इमेज में आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये लास्ट होगी हमारी कंसील कंड्यूट। इसका कंसील कंड्यूट का एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी एस्थेटिकली क्लीन और नीट एंड क्लीन रहती है, तो वो हमारी कंसील कंड्यूट वायरिंग रहती है। ये आपका सीलिंग का एक इमेज है। आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे कंड्यूट जो रहते हैं PVC पाइप्स जॉइंट बॉक्सेस के थ्रू हम लोग रन करते हैं, सो दैट हमारी जो वायरिंग रहेगी ये इस तरीके से सरफेस कंड्यूट नहीं रहेगी और वो एस्थेटिकली क्लीन रहेंगी और अंडरग्राउंड रहेंगी। उसी को हम लोग कहते हैं कंसील कंड्यूट और ये सरफेस कंड्यूट। ये हमारे दो टाइप रहते हैं हमारे कंड्यूट टाइप ऑफ वायरिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इससे ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग समझ में आई होगी। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which type of maintenance is regular period plant maintenance which eliminates the breakdown and outages? देखिए इसमें कौन सा ऐसा मेंटेनेंस है जो कि हमारा रेगुलर पीरियड प्लांट मेंटेनेंस है और वो हमारा ब्रेकडाउन और आउटेजेस को एलिमिनेट करते हैं। ब्रेकडाउन और आउटेजेस दैट मीन्स अगर हमारे सिस्टम में कुछ खराबी आती है, फॉल्ट होता है, तो ब्रेकडाउन दैट मीन्स कंप्लीट हमारा शटडाउन होता है, कंप्लीट हमारा सिस्टम ही पूरा बंद हो जाता है। तो उस सिनेरियो के उस कंडीशन को हमें रोकने के लिए हम लोग जो मेंटेनेंस करते, उस मेंटेनेंस को क्या कहा गया है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ होने से पहले ही उसको प्रिवेंशन कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग काफ़ी बार ऐसा एक वर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी बार हम लोग इस तरीके से सेंटेंस यूज़ करते हैं इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दैट मीन्स ब्रेकडाउन होने से पहले जो हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो हेल्दी सिस्टम में रहे, स्टेबल सिस्टम में वो वर्क करता रहे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। The next question is question number 4. As per the IE rules, the leakage current in the wiring installation should not exceed more than. देखिए इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एज पर द आई रूल्स, लीकेज करंट कौन से आई रूल के इसमें इंक्लूड होता है, तो ये आई रूल्स आप ध्यान में रखिएगा, ये आई रूल्स है, ये हमारा 48 करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कि लीकेज करंट जो होता है वायरिंग इंस्टॉलेशन में वो कौन से आई रूल्स के अंदर आता है, तो आई रूल नंबर 48 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और कितना हमारा होना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी 1/5000 पार्ट ऑफ अ फुल लोड करंट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर है। या फिर आपको इस तरीके से ध्यान में रखने का 0.02%, ये परसेंटेज में वैल्यूज में भी पूछी जा सकती है। आई रूल्स कौन सा इसके लिए अप्लाई होता है, वो होता है रूल नंबर 48, लीकेज करंट जो हमारी वायरिंग इंस्टॉलेशन में फ्लो होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/5000, दैट मीन्स 1/5000 ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। या फिर हम लोग परसेंटेज में अगर वैल्यू पूछी गए तो वो 0.02% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, अर्थ रेजिस्टेंस जो है हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 ओम से ज़्यादा, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 ओम्स, ये इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी। और हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है हमारे वायरिंग इंस्टॉलेशन का, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम। ये मैंने आपको सारी वैल्यूज़ बता दी। देखिए होता क्या एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस टर्म्स में आपको इस वैल्यूज़ के फॉर्म में पूछे जाते हैं और एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ अ ट्रेंच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ
कैरिंग अ वोल्टेज बिटवीन 3.3 kV एंड 11 kV। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए ट्रेंच का, जो हमारे ग्राउंड लेवल से, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अगर हमारा वोल्टेज है 3.3 kV और 11 kV का, केबल्स के हम लोग इसके कैरी आउट कर रहे होंगे, तो 3.3 kV और 11 kV के बीच में हमारा वोल्टेज लेवल है, तो उसका करेक्ट आंसर है 0.9 मीटर्स, 0.9 मीटर। ये मिनिमम डेप्थ होना ही चाहिए इतना, ठीक है। और ये अगर आपका 3.3 kV और 11 kV का है, तो इसमें दो वैल्यूज़ मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको 22-33 kV के रेटिंग बताती है, तो इसमें ऑप्शन चेंज हो जाएगा, उसमें 1.05 मीटर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कितना आता है 0.9 कितना 3.3 kV से लेके हमारा 11 kV के बीच के लिए आता है, मिनिमम डेप्थ 0.9 मीटर की, और 22 kV के लिए 1.05 मीटर्स जो है ये क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। लो वोल्टेज अगर आपका केबल्स है, लो वोल्टेज केबल्स है, तो उसमें कितना आता है 0.75 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए मैं इसलिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराने से बेहतर आपको एक ही क्वेश्चन में आपको सारे वैल्यूज बता देता हूँ, सो दैट आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। और अगर रोड क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग में आपका मिनिमम मीटर का कितना लेंथ होना चाहिए 1 मीटर का, ये तीनों भी वैल्यू ध्यान में रखिए। 3.3 एंड 11 kV का है तो 0.9 मीटर, 22-33 का है तो 1.05 मीटर, ओके। लो वोल्टेज है तो 0.75 मीटर, और रोड क्रॉसिंग पे 1 मीटर का मिनिमम ट्रेंच का जो वैल्यू है, डेप्थ है, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और एक और मैं आपको बता दूँ, तो हमने जो 27 नवंबर 2019 का जो 150 क्वेश्चंस का एक सेशन है, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करा दिया, वो आपको जल्दी से जल्दी चैनल पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। उसमें हमने एक ही सेशन में हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2019 के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग एंड ऑफ दिस सेशन करने वाले थे, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे इस बारे में रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगर हम लोग अर्ली पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं बता दूँ, इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपकी बेसिक्स मीडियम टू हार्ड लेवल के जो एमसीक्यूज है वो स्ट्रांग होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर गेट लेवल के एमसीक्यूज को लेके बैठ जाओगे, तो आपके जो बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज है, वो आपके काफ़ी बार मिस आउट हो जाती है। मैं आपको बता दूँ, इस पेपर को क्लियर करने के लिए काफ़ी फंडामेंटल अप्रोच आपको रखना होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूँ, अगर पेपर को एनालाइज करते हो, हालांकि हमारा जो PDF है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है, आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास होगा, बट मैं बता दूं, वो सेम क्वेश्चन हम लोग 27 नवंबर 2019 के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा आपको फ़ायदा, कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको सेशन में बताऊंगा, और उसके वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से अलग अलग उसी विसिनिटी में पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी आप चिंता ना करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। In an earthing, salt, charcoal, etc. are mixed with the soil too. अर्थिंग के अंदर हम लोग सॉल्ट, चारकोल को मिक्स करते हैं सॉइल में। इसका क्या कारण होता है? इसको हम लोग करते हैं टू डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सॉइल। देखिए, ड्यूरिंग अर्थिंग हम लोग क्या करते हैं, साल्ट, चारकोल, जो हमारा नमक रहता है, कोयला रहता है, उसको हम लोग मिक्स करते हैं सॉइल के साथ में, सो दैट हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी कम हो सके। जो हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है, ग्राउंडिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंडिंग रहते हैं, इसमें साल्ट, चारकोल की लेयर रहती है, और स्ट्रिप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, इस टाइप के अर्थ करते हैं, सो दैट हम लोग मिनिमम जो लीकेज करंट है हमारा वो ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट कर सके। इसका मैंने आपको बताया मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 1 ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए। फट से इंस्टेंटली क्विकली हमारा जो फॉल्ट करंट है या फिर लीकेज करंट है हमारा ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हम लोग उसके रेजिस्टिविटी डिक्रीज करनी पड़ेंगे, और उसके लिए हम लोग नमक और चारकोल को मिक्स करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ कॉपर कंडक्टर इन अ पावर वायरिंग सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन। मैक्सिमम साइज ऑफ कॉपर कंडक्टर बोला है, पावर वायरिंग सिस्टम में कितना से कम होना नहीं चाहिए, तो वो है हमारा 1.5 mm स्क्वायर से हमारा कम नहीं होना चाहिए। कॉपर कंडक्टर्स की बात करते तो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन अ डोमेस्टिक वायरिंग कितना होना चाहिए, वो हमारा 1.12 mm होना चाहिए, 1/12 mm कॉपर के लिए, ठीक है, और 1/1.40 mm होना चाहिए हमारा एल्यूमिनियम के लिए। ये दोनों भी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल वायर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 14/0.193 mm, ये फ्लेक्सिबल के लिए आता है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हाइट रहती है मीटर बोर्ड की, वो हमारी मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर,
ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें से काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सके, ठीक है। और जो हमारे लाइट ब्रैकेट रहते हैं वो हमारी मिनिमम हाइट उसका होना चाहिए 2 से लेकर 2.5 मीटर का मिनिमम हाइट होना चाहिए लाइट ब्रैकेट के लिए। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने होने चाहिए सब सर्किट के अंदर, वो होने चाहिए 10। और जिसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो लाइक मैक्सिमम लोड इन अ सब सर्किट, वो तो हमारा 800 वाट रहता है। ये आपको वेरियस क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग सिंबल डिपिक्ट्स, यहाँ पे जो सिंबल यहाँ पे गिवन है ये क्या है हमारा, एक रिले है, लाइटिंग अरेस्टर है, फ्यूज़ है, सर्किट ब्रेकर है। ये जो सिंबल है ये हमारा फ्यूज़ का सिंबल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे सिंबल के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी कि सिंबल के ऊपर एक सेशन बनाया जाए, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग सेशंस एक काफ़ी, अगर आप चाहते हो कि मैं हम लोग सेशन प्रोवाइड करूँ तो मैं सेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका जो एक इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क जो सिंबल्स है वो आप यहाँ पे देख पढ़ के उसको ये कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान है। एक बार आप इसको देख लेते हो तो आप उसको ईजिली समझ सकोगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कुछ सिंबल इस तरीके से आता है, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। रिले का अगर आता है तो ये रिले का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, लाइक दिस। एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर का कुछ सिंबल इस तरीके से आता है हमारे पास में। सर्किट ब्रेकर का ये तो हो गया फ्यूज़ का, सर्किट ब्रेकर का इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर का। और फ्यूज़ का है तो यहाँ पे बीच में से लाइन जाती है, ठीक है। आपको पता है फ्यूज़ में क्या होता है, जस्ट लाइक दिस हम लोग एलिमेंट उसको यूज़ करते हैं, इसी का हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे फ्यूज़ का और ये हमारे सर्किट ब्रेकर का। इसकी आप चिंता ना करें, सिंबल का जो एक मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका एक पिक्चर है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आप उसको अच्छे से पढ़ के सिंबल के जो सारे क्वेश्चन है आप उसको कवर कर सको, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइन्स फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द स्ट्रीट्स। मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए हाई वोल्टेज लाइन का ग्राउंड से अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसमें रूल कौन सा लगता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई रूल नंबर 77 इसमें लगता है, ठीक है। आई रूल नंबर 77 इसमें लगता है, ठीक है। और इसमें क्या बताता है हमें, नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन इरेक्टेड अक्रॉस अ स्ट्रीट शैल एट एनी पार्ट देयर ऑफ बी हाइट लेस दैन। मीडियम और लो वोल्टेज के लिए, लो और मीडियम के लिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 5.8 मीटर, और हाई वोल्टेज लाइन के लिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 6.1 मीटर, करेक्ट। यहाँ पे हाई वोल्टेज लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6.1 इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। और अगर लो टू मीडियम वोल्टेज के लिए अगर बात की गई तो मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए हाई वोल्टेज लाइन का फ्रॉम ग्राउंड अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट पूछा गया तो हमारा 6.1 होना चाहिए हाई वोल्टेज के लिए। मीडियम और लो है तो हमारा 5.8 मीटर्स का वैल्यू ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये किस रूल के अंदर में आता है, ये रूल नंबर 77। सेशन के एंड में मैं आपको रूल आई रूल्स का एक ब्रीफिंग बता दूंगा, कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है और उसको किस फीचर उसका क्या है वो, क्या फिर कौन से एट्रीब्यूट के लिए वो डिज़ाइंड है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 135 डिस्कसेस द। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो सेक्शन हमारा 135 वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें डिस्कस करते हैं। 134 अगर पूछा जाए तो हमारा नहीं क्या, पेमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज ऑन अ ट्रांसफर के लिए पूछा जाता है। 136 अगर पूछा जाता है तो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड मटेरियल, जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स और उसके मटेरियल की चोरी करते हैं तो ये उसका 136 के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी को चोरी करते तो सेक्शन 135 के अंदर आता है। और 137 अगर पूछा जाए तो ये होता है हमारा पनिशमेंट फॉर द रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चुराई गई प्रॉपर्टी रहती है उसके लिए हमारा 137 नंबर का सेक्शन आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, ये काफ़ी बार चांसेस रह सकते हैं कि आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 135 थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूछे जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द CPWD guidelines on electrical work 2013, exhaust fan for installation in a corrosive atmosphere shall be painted with। corrosive atmosphere है हमारा, ठीक है, जहाँ पे corrosion लग रहा है हमारे मेटल को, वहाँ पे अगर हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कौन से पेंट से पेंट कर सकते हैं, कौन से पेंट से पेंट करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने स्पेशल PVC पेंट या फिर क्लोरीनेटेड रबर पेंट से हमने इसको पेंट करना चाहिए इस एग्जॉस्ट फैन को, ठीक है।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है हमारे पास, एज पर द सोलर वाटर हीटर शाल मीट द परफॉर्मेंस या फिर मिनिमम एफिशिएंसी लेवल मेंशनड इन आईएस के रूल से सोलर वाटर हीटर के लिए इसमें से कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? तो वो है हमारा IS 13129। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स सर्विस वाटर हीटर जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं वो हमारे कुछ परफॉर्मेंस इंडेक्सेस जो है उसको मीट करना चाहिए। तो सोलर वाटर हीटर जो है हमारा IS स्टैंडर्ड जो है हमारा IS 13129, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। गैस या फिर इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर के लिए हमारे पास जो IS कोड आता है वो रहता है हमारे पास 15558 और उसकी एफिशिएंसी अबाव 80% होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के लिए हमारा जो रहता है IS कोड वो रहता है हमारा IS 2082। ये दोनों तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सोलर वाटर हीटर के लिए IS 13129 और ये जो आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर के लिए हमारे पास IS 15558 रहना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के लिए IS 2082। ये IS कोड आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच टाइप ऑफ वायरिंग इज डन इन अ वर्कशॉप? वर्कशॉप के अंदर हम लोग कौन सी वायरिंग करते हैं? कंड्यूट टाइप ऑफ वायरिंग, क्लेट टाइप ऑफ बैटन या फिर LCC वायरिंग। तो हम लोग वर्कशॉप के अंदर कंड्यूट टाइप ऑफ पाइप वायरिंग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग्स और उसके जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। ठीक है, टेम्परेरी वायरिंग आती है हमारी फ्लेक्सिबल वायर्स में, क्लेट वायरिंग टेम्परेरी वायरिंग के अंदर आता है हमारा। और परमानेंट वायरिंग के अंदर हमारे पास केसिंग के पिन, बैटन, PVC, कंड्यूट या फिर कंसील वायरिंग हमारी परमानेंट टाइप ऑफ वायरिंग्स के अंदर आती है। इसके एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड व्हाट इज द अलाउेबल वोल्टेज वेरिएशन इन अ लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई? अभी यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन पूछा गया है, तो वो आता है हमारा ±6%। ये तो हो गया हमारा लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। और अगर आपका हाई वोल्टेज आता है, दैट मीन्स मोर देन 33 kV अगर आता है, इसके लिए क्या है हमारे पास में ±9%। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लो मीडियम के लिए हमारे पास में कितना आता है, अप टू 33 kV का होगा तो हमारे पास ±6%, ध्यान में रखिएगा। और अगर हमारा मोर देन 33 है तो ±9%। ये दोनों वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, CTS वायरिंग में CTS किसके लिए स्टैंड करता है? CTS का फुल फॉर्म क्या है ये हमें पूछा गया, तो ये हमारा केबल टायर शीथेड, हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। नो सीलिंग फैन शुड बी इंस्टॉल्ड एट अ हाइट लेस देन, कोई भी सीलिंग फैन हमारा मिनिमम हाइट से कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए वो इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए 2.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ अ साइज डैश इज यूज्ड फॉर अ सब सर्किट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो एल्यूमिनियम कंडक्टर रहता है वो कितना साइज का होना चाहिए, 1/1.4 mm। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द कलर ऑफ अ लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का कलर कौन सा होता है? स्टार्टिंग में वो एंड में हम लोग उसको कह सकते हैं वो तो है हमारा येलो। ठीक है, पिंक जो होता है अगर आपको स्टार्टिंग में बोला गया एट स्टार्ट तो ये हमारा पिंकिश कलर का होता है, और फुल ग्लोन जो लाइट रहता है ये हमारा कुछ इस येलो कलर का ग्लो होता है। सोडियम वेपर लैम्प की अगर हम लोग बात करते हैं, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का फाइनल ग्लोन आउट लाइट जो है हमारा वो रहता है हमारा येलो। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में बोला गया तो वो पिंकिश कलर का उसका लाइट रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग? प्लास्टिक या फिर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में कौन सा इसमें से कैटेगरी आती है? तो वो हमारी रेजिस्टिंग वेल्डिंग जो है यह हमारी आती है प्लास्टिक या फिर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन अ डोमेस्टिक अप्लायंसेस? हीटिंग एलिमेंट में हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए कौन सा इसमें से मटेरियल यूज़ करते हैं? तो वो हमारा नाइक्रोम है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी लो रहती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, अबाउट 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट,
ये इसका जो एलिमेंट रहता है, ये एलिमेंट हम लोग हेयर ड्रायर्स में, टोस्टर्स में या फिर ओवंस में वगैरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नाइक्रोम किसका किसका एलिमेंट है, निकेल और क्रोम, ठीक है, निकेल और क्रोमियम। इसमें 80% क्या रहता है हमारे पास, निकेल, और 20% जो हमारा रहता है क्रोमियम रहता है। ध्यान में रखिए, निकेल और क्रोमियम, इसका रेशियो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, नाइक्रोम के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसीज है ना, वोल्टेज यूज्ड इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आर, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सा वोल्टेज यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटेंस हीटिंग, कैपेसिटेंस हीटिंग में हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी नॉन कंडक्टिव मटेरियल के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसका जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, वो है हमारे होना चाहिए 10 to 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, और उसका जो वोल्टेज है अप टू 25 kV। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और वोल्टेज ग्रेडियंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका वोल्टेज ग्रेडियंट लिमिटेड रहता है 118 kV बाय सेंटीमीटर्स के लिए। ये हम लोग वुड ग्लोइंग के लिए, RF ड्राइंग के लिए, या फिर हम लोग उसको प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को, ठीक है। नॉन कंडक्टिव मटेरियल के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इन एन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एन AC सप्लाई सिस्टम इज इन द रेंज ऑफ, आर्क वेल्डिंग में हमारा जो वोल्टेज रहता है AC सप्लाई सिस्टम का, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बिटवीन 70 to 100 वोल्ट्स, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाई वोल्टेज सेलेक्ट करके मत आना आर्क वेल्डिंग के लिए। ये आर्क वेल्डिंग में हमारे पास दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते, सो दैट वो उस पोर्शन को हीट करके मेल्ट कर सके, और वो जो मेल्टेड मेटल है हम लोग जब कूल होता है तो वो बाइंडिंग बना लेता है दोनों मेटल्स के साथ में, और उसका जो वोल्टेज रहना चाहिए वो रहना चाहिए बिटवीन 7 to 100 वोल्ट्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द आउटपुट ऑफ अ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद इट्स इनपुट इज, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का आउटपुट इनपुट से क्या होना चाहिए। तो हमारा आउटपुट जो रहता है लो वोल्टेज रहता है, और उसका करंट कितना रहता है, हाई करंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है, हमारे पास हाई करंट प्रोड्यूस करता है और लो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आउटपुट के सेकेंडरी साइड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्लेट वायरिंग क्लेट्स शाल बी फिक्स्ड एट अ रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग मीटर। क्लेट वायरिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लेट्स लगाए रहते हैं, ठीक है। इसका रेगुलर इंटरवल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो है हमारे पास 0.6 मीटर। 0.6 मीटर से ज़्यादा इसका होना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। क्लेट्स शाल बी फिक्स्ड एट अ रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस रहता है हमारे पास डिस्टेंस केबल का, वो होना चाहिए हमारा 1.5 सेंटीमीटर्स का। डिस्टेंस ऑफ केबल्स एंड द वॉल शुड बी 1.5 सेंटीमीटर्स। केबल और वॉल के बीच में डिस्टेंस है हमारा 1.5 सेंटीमीटर्स का, ओके। और हमारा अगर डिस्टेंस से पूछा गया बिटवीन द अर्थ एंड केबल, इट शुड बी 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स, ओके। ये भी बात है आपको ध्यान में रखनी होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसके बाद हम लोग आई रूल्स को एक बार रिवाइज करेंगे। एज पर द आई रूल्स, द नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन, नॉमिनल कंडक्टर का एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास 1 mm² से लेस नहीं होना चाहिए इफ़ कॉपर इज यूज्ड फॉर द सब सर्किट वाइंडिंग। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन 1 mm², अगर हम लोग कॉपर यूज़ कर रहे हैं हमारे सब सर्किट वायरिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के। सारे रूल्स आपको ध्यान से एक बार देख लेने हैं, क्योंकि रूल्स और उससे एसोसिएटेड उसकी टर्मिनोलॉजीज आपको क्वेश्चन में 100% पूछे जाने के चांसेस है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से बनते हैं तो काफ़ी डेफिनेट सी बात है कि आपको आपका सिलेक्शन काफ़ी ईजिली हो सकता है, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी मैं ट्राई करता हूँ आपको कि हर एक सब्जेक्ट रहता है, सब टॉपिक्स रहते हैं, उसको मैं अप्रोच करूँ, उसके आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ। 50 क्वेश्चंस करना इज़ नॉट ईजी, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 50 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिले। मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन इस तरीके से कराता हूँ कि इससे रिलेटेड जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ रहती है, हम लोग 60 to 70 क्वेश्चन इस टाइप में वेरिएशन हम लोग आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर आते हैं तो आपको किसी तरीके से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजी तरीके से अप्रोच कर सको। इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सेशंस है मैं आपको प्रोवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, करेक्ट।
तो ओवरव्यू ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में सबसे पहला रूल क्या है, रूल नंबर 30। देखिए ध्यान से और क्विकली मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको इसका आई रूल्स का सेशन देखना होगा, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से मैंने आपको ये सारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करते हो आई रूल्स 1956, यहाँ पे सिर्फ टाइप कर सकते हो आई रूल्स या फिर आई रूल्स 1956, तो हमारा सेशन जो रेड कलर के थंबनेल में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस सेशन को जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से हमने रूल्स इसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना होगा, उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस वगैरह रहता है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज लाइन्स के लिए, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया है। जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैं आपको बता दूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे, ठीक है, 100%। ध्यान में रखिएगा, जो रूल नंबर 30 है हमारा, वो किसके लिए रहता है, वो रहता है हमारा सर्विस लाइंस और apparatus ऑन द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। कंज्यूमर के घर पे जो सर्विस लाइन रहती है और apparatus रहते हैं, वो आता है हमारे रूल नंबर 30 के अंदर। नेक्स्ट हमारा बात आता है रूल नंबर 35, जो डेंजर नोटिस रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्कल के इमेजेस लगे रहते हैं, वो हमारे रहते हैं रूल नंबर 35 के अंदर। रूल नंबर 37 हमें क्या बताता है, सप्लाई टू द व्हीकल या फिर क्रेन्स के लिए जो सप्लाईज आता है, रूल नंबर 37 के अंदर आता है। रूल नंबर 38 क्या बताता है, केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल apparatus के लिए आता है। रूल नंबर 39 क्या है, केबल्स प्रोटेक्ट बाय बिटुमिनस मटेरियल। रूल नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी पर्सन को शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो हमें मेथोडोलॉजी है, जिसके इसमें हमारे पास केयर है, उसके प्रिवेंटिव केयर है, तो वो हमारी रूल नंबर 44 के अंदर इंक्लूड होती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट 46, पीरियडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। जो हमारे घर पे इंस्टॉलेशन रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन जो है रूल नंबर 46 के अंदर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, देखिए सिक्वेंशियली हम लोग जा रहे हैं, ध्यान में रखने की ट्राई करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 49 क्या है हमारा, लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। कंज्यूमर्स के प्रीमाइसेस में कितना लीकेज है, हमारे रूल नंबर 49 के अंदर आता है। रूल नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। 50 नंबर का रूल है, जो सप्लाई क्या है हमारा और हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, हमारे रूल नंबर 50 में आएगा। रूल नंबर 51 क्या है हमारे पास, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। जो हमारे पास मीडियम वोल्टेज को या फिर हाई एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज को हमारे इंस्टॉलेशन रहते हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है और किस तरीके से हम लोग उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, हमारे पास रूल नंबर 51 में आता है। रूल नंबर 54 में डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ अ सप्लाई टू अवर कंज्यूमर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखिएगा। 54 में हमारे पास जो डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर के लिए रहता है, 55 फ्रीक्वेंसी के लिए रहता है, दोनों भी 54 वोल्टेज के लिए, 55 फ्रीक्वेंसी के लिए। 61 क्या है, कनेक्शन विद अर्थ के साथ में कनेक्शन होता है, हमारे 61 रूल नंबर में आता है। और हमारे पास 73 जो हमारे हॉस्पिटल्स में एक्सरे के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं और या फिर हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन के लिए, उसका पर्टिकुलर हार्मोनिक्स लेस हमको हमें सप्लाई रहता है, काफ़ी प्योर और पावर क्वालिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें हमारे पास रूल नंबर 73 आता है, इंपॉर्टेंट है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कौन से रूल्स आते हैं, रूल नंबर 77 क्या आता है, क्लियरेंस अबव द ग्राउंड एंड द लोएस्ट कंडक्टर। अगर हम हमारे पास कंडक्टर से समझा देता हूँ आपको क्विकली, ठीक है। कंडक्टर्स हमारे कैरी आउट हो रहे हैं, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए लोएस्ट कंडक्टर का और ग्राउंड से, ये हमारे रूल नंबर 77 के अंदर आते हैं। 79 के अंदर क्या आता है, क्लियरेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए मैं बता दूँ, अब हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमने वो ऑलरेडी आई रूल्स के सेशन में हमने कवर करा है। जो क्लियरेंस होता है हमारे पास लो वोल्टेज और लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन का फ्रॉम बिल्डिंग। अगर आपकी एक बिल्डिंग है, यहाँ से अगर आपके पास एक मान लेते हैं, यहाँ पे अगर आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो आपने कभी आपके पास घर के पास देखा, अगर आपके टू स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपके घर के पास में अगर आपके इलेक्ट्रिक पोल्स की लाइन कैरी आउट हो रही होंगी, तो इसका भी मिनिमम डिस्टेंस रहता है कि इतना हमको मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन का कितना होना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे आई रूल्स में उसको एक्सप्लेन किया। डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए कितना ग्राउंड साइड में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए या फिर हाइट में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, इसके अगर ओवरहेड से जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। रूल नंबर 80 क्या हमें बताता है, वो हमें बताता है क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ एक हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस का, ये हमें रूल नंबर 80 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 91 जो हमें बताता है सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की सेफ्टी, जो होता है हमारे रूल नंबर 91 के अंदर। तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रूल नंबर 91 तक हमने सारे डिस्कस कर लिए, करेक्ट।
तो आई होप आपको ये सेशन आपको समझ में होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द MHSCP ऑफ अ लैम्प विच गिव्स आउट द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ 400 पाई ल्यूमेन इज डैश कैंडेला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इस सेशन का अगर आपको आंसर पता करना होगा तो आपका जो हमारा इल्यूमिनेशन का सेशन है वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देखिएगा, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा और साथ साथ आपके इल्यूमिनेशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका आज का सेशन समझ में आएगा। अगर आपने हमारे नया सेशन यूपीपीसीएल जेई का जो जनरल अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ साथ टेलीग्राम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।